एनिमल फार्म बाय जॉर्ज ऑरवेल। चैप्टर 4। देर से गर्मियों तक पशु फार्म पर क्या हुआ था की खबर आधे काउंटी में फैल गई थी। हर दिन स्नोबॉल और नेपोलियन ने कबूतरों की उड़ानें भेजीं, जिनके निर्देश पड़ोसी खेतों पर जानवरों के साथ घुल मिल गए थे। उन्हें विद्रोह की कहानी सुनाई और उन्हें इंग्लैंड के जानवर की धुन सिखाई। इस समय के अधिकांश श्री जोन्स ने विलिंगडन में लाल शेर के घर में बैठे हुए किसी से शिकायत करते हुए कहा था कि जो कोई भी जानवरों के अच्छे बुरे जानवरों के पैकेट के बदले उसकी संपत्ति के साथ अन्याय हुआ है, उसे सुनेंगे डंडा। दूसरे किसानों ने सिद्धांत रूप से सहानुभूति व्यक्त की, लेकिन उन्होंने पहले उसे बहुत मदद नहीं दी। दिल से उनमें से प्रत्येक चुपके से सोच रहा था कि क्या वह किसी तरह जोन्स के दुर्भाग्य को अपने फायदे के लिए बदल नहीं सकता है। यह भाग्यशाली था कि पशु फार्म से सटे 2 खेतों के मालिक स्थायी रूप से खराब शर्तों पर थे। उनमें से एक, जिसे फॉक्सवुड नाम दिया गया था, एक बड़ा, उपेक्षित, पुराने जमाने का खेत था, जो वुडलैंड द्वारा बहुत ऊंचा हो गया था। इसके सभी चरागाह खराब हो गए थे और इसकी हालत जर्जर हालत में थी। इसके मालिक मिस्टर पिल्किंगटन एक सहज सरल सज्जन किसान थे, जो अपना अधिकांश समय मछली पकड़ने या मौसम के अनुसार शिकार में बिताते थे। दूसरे खेत, जिसे पिंचफील्ड कहा जाता था, छोटा और बेहतर रखा गया था। इसके मालिक एक मिस्टर फ्रेडरिक, एक सख्त चतुर व्यक्ति, मुकदमों में नियमित रूप से शामिल और हार्ड बार्गेन्स ड्राइविंग के लिए एक नाम था। इन दोनों ने एक दूसरे को इतना नापसंद किया कि उनके लिए अपने हितों की रक्षा में भी किसी समझौते पर आना मुश्किल था। फिर भी वे दोनों पशु फार्म पर विद्रोह से पूरी तरह से भयभीत थे और अपने स्वयं के जानवरों को इसके बारे में बहुत अधिक सीखने से रोकने के लिए बहुत चिंतित थे। सबसे पहले उन्होंने अपने लिए एक खेत का प्रबंधन करने वाले जानवरों के विचार को हंसाने का नाटक किया। एक पखवाड़े में पूरी बात खत्म हो जाएगी। उन्होंने इसके बारे में यह बताया कि मनोर फार्म पर जानवरों, उन्होंने इसे मैनर फार्म कहने पर जोर दिया, वे एनिमल फार्म नाम को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपस में सदा लड़ रहे थे और तेजी से मौत की ओर भी बढ़ रहे थे। जब समय बीत गया और जानवरों ने स्पष्ट रूप से मौत के लिए नहीं भूखा था, फ्रेडरिक और पिल्किंगटन ने अपनी धुन बदल दी और भयानक दुष्टता की बात करना शुरू कर दिया जो अब पशु फार्म पर पनप रहा था। यह बताया गया कि वहां के जानवर नरभक्षण का अभ्यास करते थे, एक दूसरे को लाल गर्म घोड़े की नाल से प्रताड़ित करते थे और उनकी मादा आम थी। यह प्रकृति, फ्रेडरिक और पिल्किंगटन के नियमों के खिलाफ बगावत के बारे में कहा गया था। हालांकि इन कहानियों पर कभी भी पूर्ण विश्वास नहीं किया गया था। एक अद्भुत खेत की अफवाहें, जहां मानवों को बाहर कर दिया गया था और जानवरों ने अपने स्वयं के मामलों का प्रबंधन किया था, अस्पष्ट और विकृत रूपों में प्रसारित करना जारी रखा और उस वर्ष पूरे देश में विद्रोह की लहर चली। बैल जो हमेशा ट्रैक्टेबल होते थे, अचानक बर्बर हो गए। भेड़ ने हेजेज को तोड़ दिया और तिपतिया घास खा लिया। गायों ने पेल को मार दिया। शिकारी ने अपने फैंस को मना कर दिया और अपनी सवारियों को दूसरी तरफ गोली मार दी। सबसे ऊपर ध्रुन और यहाँ तक कि इंग्लैंड के जानवर के शब्द हर जगह जाने जाते थे। यह आश्चर्यजनक गति के साथ फैल गया था। जब वे इस गीत को सुनते थे तो वे अपने राग को शामिल नहीं कर सकते थे। हालांकि उन्होंने इसे केवल हास्यास्पद समझने का नाटक किया। वे समझ नहीं पाए। उन्होंने कहा, कैसे जानवर भी खुद को इस तरह के घृणित बकवास गाने के लिए ला सकते हैं। किसी भी जानवर को गाते हुए पकड़ा गया, उसे मौके पर ही दे दिया गया और फिर भी गीत अपूर्णीय था। ब्लैकबर्ड्स ने इसे हेजेज में बदल दिया, कबूतरों ने इसे इल्म में समेटा, यह स्मिथियों के डाइन और चर्च की घंटियों की धुन में समा गया। और जब मनुष्यों ने इसे सुना तो वे चुपके से कांप गए। यह सुनकर उनके भविष्य के कयामत की भविष्यवाणी हुई। अक्टूबर की शुरुआत में, जब मकई को काटकर ढेर कर दिया गया था और इसमें से कुछ पहले ही फेंक दिया गया था, कबूतरों की एक उड़ान हवा के माध्यम से घूमती हुई आई और बेतहाशा उत्साह में पशु फार्म के यार्ड में जा गिरी। फॉक्सवुड और पिंचफील्ड के आधा दर्जन अन्य लोगों के साथ जोन्स और उसके सभी लोग
5 वर्जित गेट में प्रवेश कर चुके थे और खेत में जाने वाले कार ट्रैक पर आ रहे थे। वे सभी लाठी ले रहे थे। जोन्स को छोड़कर, जो हाथों में बंदूक लेकर आगे बढ़ रहा था, जाहिर है कि वे खेत पर कब्जा करने का प्रयास करने जा रहे थे। यह लंबे समय से अपेक्षित था और सभी तैयारियां की जा चुकी थीं। स्नोबॉल, जिसने जूलियस सीजर के अभियानों की एक पुरानी पुस्तक का अध्ययन किया था, जो उसे फार्म हाउस में मिला था, रक्षात्मक संचालन के प्रभारी थे। उसने अपने आदेश जल्दी दिए और कुछ मिनटों में हर जानवर अपने पद पर था। जैसे ही मानव खेत की इमारतों के पास पहुंचा, स्नोबॉल ने अपना पहला हमला किया। सभी कबूतर 35 की संख्या में उड़ गए और पुरुषों के सिर के ऊपर से उड़ गए और मध्य वायु से उन पर मौन हो गए। और जब पुरुष से निपट रहे थे, तो गीज, जो हेज के पीछे छिप गया था, बाहर निकल गया और शातिर रूप से उनके पैरों के बछड़ों पर चोट की। हालांकि यह केवल एक हल्का झड़प पैंतरेबाजी थी, जिसका उद्देश्य थोड़ा विकार पैदा करना था, और पुरुषों ने आसानी से अपने डंडे के साथ कुछ कलहंस निकाल दिया। स्नोबॉल ने अब हमले की अपनी दूसरी पंक्ति शुरू की। मुरील, बेंजामिन और सभी भेड़ें उनके सिर पर स्नोबॉल के साथ आगे और पीछे की ओर बढ़ीं और हर तरफ से आदमियों को चूम लिया, जबकि बेंजामिन ने मुड़कर अपने छोटे खुरों से उन पर हमला किया। लेकिन एक बार फिर पुरुष, उनके डंडे और उनके हॉबनेल्ड जूते के साथ, उनके लिए बहुत मजबूत थे, और अचानक स्नोबॉल से एक स्क्वील पर, जो पीछे हटने का संकेत था, सभी जानवर मुड़ गए और गेटवे के माध्यम से यार्ड में भाग गए। पुरुषों ने विजय के जयकारे लगाए। उन्होंने देखा, जैसा कि उन्होंने कल्पना की थी, उड़ान में उनके दुश्मन, और वे अव्यवस्था में उनके पीछे भाग गए। यह वही था जो स्नोबॉल ने इरादा किया था। जैसे ही वे यार्ड के भीतर थे, 3 घोड़े, 3 गाय और बाकी सुअर, जो गौशाला में घात लगाकर बैठे थे, अचानक उनके पिछले हिस्से में आ गए, उन्हें काट दिया। स्नोबॉल ने अब चार्ज के लिए संकेत दिया। वह खुद जोन्स के लिए सीधे धराशायी हो गया। जोन्स ने उसे आते देखा, अपनी बंदूक उठाई और फायर किया। स्नोबॉल की पीठ के साथ छर्रों ने खूनी धारियां बनाई और एक भेड़ मृत हो गई, एक पल के लिए रुकने के बिना। स्नोबॉल ने जोन्स के पैरों के खिलाफ अपने 15 पत्थर को उड़ा दिया। जोन्स को गोबर के ढेर में फेंक दिया गया और उनकी बंदूक उनके हाथों से उड़ गई। लेकिन सभी का सबसे भयानक तमाशा बॉक्सर था, अपने हिंद पैरों को ऊपर उठाते हुए और स्टैलियन की तरह अपने महान लौह शिलाखुरों के साथ हड़ताली। उसके पहले ही झटके ने खोपड़ी पर फॉक्सवुड से एक स्थिर सीढ़ी ली और उसे कीचड़ में बेजान कर दिया। देखते ही देखते कई लोगों ने अपनी लाठी गिरा दी और दौड़ने की कोशिश की। घबराहट ने उन्हें पीछे छोड़ दिया और अगले ही पल सभी जानवर एक साथ उन्हें गोल गोल घुमाते हुए यार्ड में चले गए। वे गोर थे, लात मारी, काटे गए, उन पर टूट पड़े। खेत पर कोई जानवर नहीं था जो अपने फैशन के बाद उन पर प्रतिशोध नहीं लेता था। यहाँ तक कि बिल्ली ने अचानक एक गाय के कंधे पर छत से छलांग लगा दी और उसके पंजे को अपने गले में डाल लिया, जिस पर वह बुरी तरह चिल्लाया। जब उद्घाटन स्पष्ट था, तो एक पल में पुरुष यार्ड से बाहर निकलने और मुख्य सड़क के लिए एक बोल्ट बनाने के लिए काफी खुश थे, और इसलिए उनके आक्रमण के 5 मिनट के भीतर वे उसी तरह से अज्ञात तरीके से पीछे हट गए, जैसे वे आए थे। उनके बाद कुछ कलहंस का झुंड और उनके बछड़ों को हर तरफ चोंच मारते हुए एक को छोड़कर सभी आदमी चले गए थे। यार्ड में वापस बॉक्सर स्थिर बालक पर अपने खुर के साथ पंजे लगा रहा था, जो कीचड़ में चेहरा ढक रहा था, उसे पलटने की कोशिश कर रहा था। लड़का नहीं हिला। वह मर चुका है, बॉक्सर ने दुखी होकर कहा। मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था। मैं भूल गया था कि मैं लोहे के जूते पहन रहा था। कौन विश्वास करेगा कि मैंने ऐसा उद्देश्य से नहीं किया? कोई भावुकता नहीं, कॉमरेड। स्नोबॉल रोया, जिसके घाव से खून अभी भी टपक रहा था। युद्ध युद्ध है। एकमात्र अच्छा इंसान एक मृत व्यक्ति है। बॉक्सर के बार बार कहने पर मुझे जीवन लेने की कोई इच्छा नहीं, मानव जीवन भी नहीं। मोली कहाँ है? किसी को धन्यवाद दिया। मोली वास्तव में गायब था। एक पल के लिए बहुत अच्छा लगा।
यह डर था कि पुरुषों ने उसे किसी तरह से नुकसान पहुंचाया हो सकता है या यहाँ तक कि उसे उनके साथ ले जाया जा सकता है। हालांकि अंत में वह अपने स्टॉल में अपने सिर के साथ खच्चर में घास के बीच दफन छुपा हुआ पाया गया। बंदूक छूटते ही उसने उड़ान भर ली थी और जब अन्य उसकी तलाश में वापस आए तो यह पता लगाना था कि स्थिर बालक, जो वास्तव में केवल स्तब्ध था, पहले से ही बरामद और बना हुआ था। जानवरों को अब बेतहाशा उत्साह में भरोसा था। प्रत्येक ने अपनी आवाज के शीर्ष पर लड़ाई में अपने कारनामों को सुनाया। तुरंत विजय का जश्न मनाया गया, झंडा फहराया गया और इंग्लैंड के जानवरों को कई बार गाया गया। फिर जिन भेड़ों को मार दिया गया उन्हें एक गंभीर अंतिम संस्कार दिया गया। उनकी कब्र पर एक नागफनी की झाड़ी लगाई गई। ग्रेवसाइड में स्नोबॉल ने एक छोटा सा भाषण दिया जिसमें सभी जानवरों को जरूरत पड़ने पर पशु फार्म के लिए मरने के लिए तैयार रहने पर जोर दिया गया। जानवरों ने सर्वसम्मति से एक सैन्य सजावट बनाने का फैसला किया। पशु नायक प्रथम श्रेणी जो वहां और फिर स्नोबॉल और बॉक्सर को प्रदान किया गया। इसमें एक पीतल पदक शामिल था। वे वास्तव में कुछ पुराने घोड़े पीतल थे जो हार्नेस रूम में पाए गए थे। रविवार और छुट्टियों पर पहने जाने के लिए पशु नायक द्वितीय श्रेणी भी थी जिसे मरणोपरांत प्रदान किया गया था। इस बात पर बहुत चर्चा हुई कि लड़ाई को क्या कहा जाना चाहिए। अंत में इसे गौशाला की लड़ाई का नाम दिया गया क्योंकि यह वह जगह थी जहां घात लगाकर हमला किया गया था। श्री जोन्स की बंदूक कीचड़ में पड़ी हुई थी और यह ज्ञात था कि फार्म हाउस में कारतूस की आपूर्ति थी। फ्लैगस्टाफ के पैर में तोपखाने के एक टुकड़े की तरह बंदूक को स्थापित करने और वर्ष में 2 बार आग लगाने का निर्णय लिया गया। 1 अक्टूबर को 12वीं, एक बार गौशाला की लड़ाई की सालगिरह और एक बार मम्मोमेर दिवस पर विद्रोह की सालगिरह। अध्याय का अंत। धन्यवाद।